हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे गेम थ्योरी और पार्ट 3 नंबर वीडियो होने वाली है। इससे पहले की जो 2 क्लासेस आई हैं उसके अंदर हमने गेम थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, उसका गेम थ्योरी का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो भी यूज होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्लेयर क्या होता है, गेम क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। टाइप्स ऑफ गेम देखे थे, फाइनाइट गेम, इनफाइनाइट गेम, ठीक है, और जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, कोऑपरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों ने नहीं देखी हैं प्रीवियस क्लासेस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गेम थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ऑपरेशन रिसर्च की भी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लगा रखा है, ठीक है। तो आप जाकर के वहाँ से ऑपरेशन रिसर्च की क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कोई भी टैक्स टैरिफ नहीं लगने वाला है, जैसे कि ट्रम्प आजकल टैरिफ लगा रहे हैं हर कंट्रीज़ पे, तो यहाँ पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारी सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे डाल दिए स्काईवे लर्निंग हब, और लोगो हमारा तो जो यूट्यूब चैनल का वही लोगो से आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था पे ऑफ। तो पे ऑफ क्या होता है? पे ऑफ मैंने बताया था, जो भी प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर के जो भी आउटकम्स होते हैं उन्हीं आउटकम्स को क्या बोलते हैं? पे ऑफ बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सपोज दैट आउटकम्स के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि आपको जो भी पे किया जा रहा है, जैसे कि आपने क्या किया, गांव में मनरेगा स्टार्ट कराया, ठीक है। तो मनरेगा जब स्टार्ट कराया तो उसमें बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनका मनरेगा कार्ड बना होता है वो आते हैं, काम करते हैं गांव में, जिनको लेबर्स बोलते हैं। तो जब लेबर्स आते हैं तो लास्ट में क्या होता है, हर लेबर को यहाँ पर रुपए दिए जाते हैं, भाई काम किया है आप लोगों ने तो इतना आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो पेमेंट मिलता है उसी को गेम थ्योरी के अंदर हम क्या बोलते हैं? पे ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे ऑफ बोलते हैं। यानी कि जो भी आउटकम है, ये आउटकम मनी भी हो सकता है, ये आउटकम हमारे पास कोई भी यूटिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये आउटकम हमारे पास कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है, ठीक है, वैल्यूएबल वैरायटी हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये आउटकम मनी ही हो, मनी के अलावा कुछ भी हो सकता है, मनी भी मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि मनी ही हो हमारे पास, ठीक है। तो पे ऑफ किसको बोला जाता है? आउटकम्स बोला जाता है। किसके आउटकम्स को? प्लेयर्स के आउटकम। अब ये लेबर्स क्या हैं? एक प्लेयर्स हैं, और इनको जो भी पेमेंट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? इन प्लेयर्स का आउटकम, यानी कि उसको बोलेंगे पे ऑफ। अब ये जितने भी पे ऑफ आए हैं आपके पास, यानी कि जितने भी आउटकम्स आए हैं, इनकी जब मैट्रिक्स बनाते हैं हम, मैट्रिक्स तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं भाई, मैट्रिक्स अलजेब्रा तो बहुत अच्छे से बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। तो जब इन पे ऑफ्स की मैट्रिक्स बना देते हैं तो इसी को बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन यहाँ पर हम नहीं लिखवाएंगे, डेफिनेशंस के लिए हम एक नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें जो भी टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनके डेफिनेशंस हम अगली क्लास में देख लेंगे। साथ ही साथ कुछ और टर्म है, जैसे थ्योरी वाला वर्क जितना भी रहता है यहाँ पे लिखने में टाइम भी जाएगा, और इससे बढ़िया कि हम आपको एक रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा देंगे जिसमें प्रॉपर सारी डेफिनेशन होंगी और सब डेफिनेशंस को एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पे ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, पे ऑफ द प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पे ऑफ का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है, जो टेबुलर फॉर्म होती है, उस टेबुलर फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। अब पे ऑफ मैट्रिक्स है तो पे ऑफ मैट्रिक्स में हो सकता है कि हमारे पास जो भी प्लेयर्स हैं इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी हो। सपोज दैट 2 प्लेयर्स हैं तो दोनों प्लेयर्स के पास अगर इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, यानी कि उनके पास कितने एक्टिविटीज़ हैं, कितने ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने स्ट्रेटजी को डिसाइड करें। तो सपोज दैट ए के पास m हमारे पास ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, ऐसे प्लेयर बी के पास भी m ऑप्शंस हैं। तो जब नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन सेम हो जाते हैं प्लेयर्स के, तब उस केस में जब मैट्रिक्स बनेगी, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट प्लेयर के पास भी सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं,
एक्टिविटीज़ हैं जिसको परफॉर्म कर सकता है, और जो सेकंड प्लेयर है उसके पास भी सेम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर ऑप्शंस हैं। तो इस टाइप की जब मैट्रिक्स बनाओगे तो वो कैसी बनेगी, स्क्वायर बनेगी। कैसी बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, स्क्वायर पे ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्वायर पे ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, n क्रॉस n होगा। ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। जहाँ पर ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्स ऑफ एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन। और इन्हीं कोर्स ऑफ एक्शंस को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हर प्लेयर के लिए इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी होंगी। अगर सपोज दैट इक्वल नहीं है तो अब इस केस में जो बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर फॉर्म की होगी, रेक्टेंगुलर पे ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n। सपोज दैट दो प्लेयर्स हैं तो प्लेयर ए के पास m स्ट्रेटेजीज यानी m कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और प्लेयर बी के पास n कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। तो m किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो प्लेयर ए है उसकी स्ट्रेटेजीज को रिप्रेजेंट करेगा प्लेयर ए, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेयर बी, प्लेयर बी। तो प्लेयर ए और प्लेयर बी के कोर्स ऑफ एक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा ये m और n। ठीक है, ये मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब है m प्लेयर ए का कोर्स ऑफ एक्शन है, n प्लेयर बी का कोर्स ऑफ एक्शन है। तब इस केस में जो मैट्रिक्स बनेगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म की बनेगी, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटजी भी आपको बताइए, स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी कितने टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट आपको जानने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली दो टाइप की है, हम यहाँ पर दो टाइप की स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। पहली होती है डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, और दूसरा होता है डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डोमिनेंट और डोमिनेटेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक तरफ आपके पास यूएसए है, क्या है, यूएसए। अब ये यूएसए जो है अमेरिका, जिसको सुपर पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुपर पावर। अभी तो सुपर पावर यही है, ठीक है, अभी क्या है, सुपर पावर यही है। बाकी इसके नीचे छोटू मोटू से देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान इसके आगे कुछ नहीं है, छोटू मोटू सा देश है। कनाडा है, ठीक है, कनाडा के बाद जैसे कि जापान है, ईरान है, ठीक है, एक और कोई छोटू मोटू सा देश ले लो, कतर ले लो भाई, ETC, मतलब ये चार नहीं, मतलब इस कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देशेस हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, देशेस बोल दिया, सॉरी। तो यूएसए क्या है, सुपर पावर है। अब इसके नीचे जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इसी के नीचे ही आएंगे, यानी कि इससे बड़ा कोई नहीं, यूएसए से बड़ा कोई नहीं है। यूएसए का जो डॉलर है पूरे दुनिया में डोमिनेट करके रखा है, हर कंट्री को डोमिनेट करता है, हर कंट्री में इसका दबदबा है। आजकल तो सरकारें भी पलट जा रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस करता है और सरकारें पलट जा रही हैं, ठीक है। तो भाई यूएसए जो है सुपर पावर है और इसके नीचे सारी कंट्री, इससे बड़ा कोई नहीं है अभी तक, सुपर पावर यही बना है, ठीक है, यही बना बैठा है, ठीक है। तो ये जो यूएसए है, जब ये सारी कंट्रीज के ऊपर आता है तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट। ये सब पे क्या है, डोमिनेंट, ये सब पे भारी है, या भाई सब पे अपना दबदबा बना के रखता है, कब्जा करके रखा है हर किसी कंट्री पे, तो ये डोमिनेंट कंट्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये डोमिनेंट कंट्री हो जाएगी। बाकी जितने भी छोटे से पिद्दू से देशेस हैं जो कुछ नहीं है अमेरिका के सामने, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डोमिनेटेड। ये किसी के, डोमिनेटेड का मतलब है जो डोमिनेट किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज कैसे हो जाएंगी, डोमिनेटेड हो जाएंगी, डोमिनेटेड कंट्रीज, डोमिनेटेड कंट्रीज हो जाएंगी ये, ठीक। ये तो यूएसए का एग्जांपल के थ्रू हमने आपको बता दिया डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्या है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटेजी होती है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी होंगी जो सारी स्ट्रेटेजी से बेस्ट आउटकम देंगी। भाई आउटकम यानी कि पे ऑफ, तो पे ऑफ्स मिल रहे होंगे,
हर प्लेयर को पे ऑफ मिल रहे होंगे और हर प्लेयर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होंगी, ठीक है। जैसे कि 2 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स के पास 2-2 स्ट्रैटेजी हैं, प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रैटेजी हैं, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रैटेजी हैं। कंपेयर कराने गए हम, तो कंपेयर कराने पे हमें ये मिला प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रैटेजी जो थी उसमें फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी के पे ऑफ जो हैं वो बड़े हैं सेकंड वाली स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में। अब भाई जब पे ऑफ्स बड़े हैं यानी कि पेमेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो जिसको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, जिस स्ट्रैटेजी में पेमेंट हमारे पास ज़्यादा रिसीव होगा वही तो बेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो सारी स्ट्रैटेजी से कंपेयर कराने के बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके पे ऑफ्स, जिसके पेमेंट जो हैं बेस्ट हैं, बेस्ट का मतलब है बेटर देन ऑल अदर स्ट्रैटेजीज, हर जितनी भी स्ट्रैटेजी हैं उनके कंपैरिजन में अगर सारे पे ऑफ्स के कंपैरिजन में एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के पे ऑफ्स बड़े हैं तो उस स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाएगा, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बोला जाएगा। और बाकी जिससे भी कंपेयर करा रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी। इसका एग्जांपल जैसे कि ए और बी 2 प्लेयर हैं, ए के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्ट्रैटेजी हैं, प्लेयर बी के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्ट्रैटेजी हैं। कंपेयर कराया हमने तो हमने पता लगा कि जो ए है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी है और जो सेकंड वाली स्ट्रैटेजी है प्लेयर बी के लिए, तो प्लेयर बी के लिए फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी के जो पे ऑफ्स हैं वो हमेशा सेकंड वाली, सारे जितने सेकंड वाली स्ट्रैटेजी के जितने पे ऑफ्स हैं उससे बड़े हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट। कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट। और ये जो सेकंड बची है ये कैसी हो जाएगी, डोमिनेटेड। कैसी हो जाएगी, डोमिनेटेड। तो प्लेयर बी के लिए जो सेकंड स्ट्रैटेजी है वो डोमिनेटेड हो जाएगी और फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। अब ये जब डोमिनेंट है तो सिंपल सी बात है इसके पे ऑफ सारे के सारे बड़े होंगे। अब यहाँ पर डोमिनेंट और डोमिनेटेड बात समझ में आ गई। फिर फर्दर डोमिनेटेड में भी 2 कैटेगरी होती हैं। डोमिनेटेड में कितनी कैटेगरी होती हैं, 2 कैटेगरी। अब ये डोमिनेट या तो वीकली डोमिनेट करेगा, ठीक है, यानी कि कोई भी जो स्ट्रेटजी है वो या तो वीकली डोमिनेटेड होगी या फिर स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड होगी। अब वीकली स्ट्रिक्टली आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, एलपीपी में भी हमने पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे फंक्शंस पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, तो ऐसे कुछ आपको याद आ रहा होगा हल्का हल्का सा। तो एक होता है स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड। इन सब की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, अभी केवल हम समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। वीकली डोमिनेटेड। अब स्ट्रिक्टली और वीकली डोमिनेटेड का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली का मतलब है कि भैया कोई भी पे ऑफ हो, सारे पे ऑफ बड़े ही होंगे हमेशा। जो डोमिनेंट वाली स्ट्रैटेजी है उसके सारे के सारे पे ऑफ डोमिनेटेड से बड़े ही होंगे। तब इस केस में याद रखिएगा जो पे ऑफ्स के लिए सिंबल यूज करेंगे ग्रेटर देन, ठीक है, यानी कि सारे पे ऑफ बड़े ही हैं, कोई भी इक्वल टू नहीं है, तो इस केस में इसको स्ट्रिक्टली बोलेंगे। वीकली में क्या हो सकता है? वीकली में सारे के सारे पे ऑफ्स तो बड़े हैं ही, लेकिन कुछ अदर स्ट्रैटेजीज़ के जो पे ऑफ हैं वो इस डोमिनेंट वाली स्ट्रैटेजी के या तो इक्वल हैं या फिर इससे बड़े हैं, ठीक है, इक्वल या बड़े हैं, ठीक है। तो इक्वल के लिए यहाँ पर इक्वलिटी का भी साइन लगा दो। तो जब इस टाइप का सिंबल दिख जाए यानी कि इसके जो पे ऑफ्स हैं वो या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, तब इस केस में इसको बोलते हैं वीकली डोमिनेटेड। ये सिंबल केवल आपको हम याद कराने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। स्ट्रिक्टली का मतलब सारे पे ऑफ्स बड़े होंगे हमेशा, और वीकली में कुछ पे ऑफ्स क्या हैं इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बताइए। स्ट्रिक्टली तो अभी बताई दिए यूएसए, बाकी जो छोटे छोटे देश हैं टिकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो उसके सामने यूएसए के सामने कुछ नहीं है। वीकली का भी बताओ भाई। तो वीकली के लिए देखो, जैसे कि यूएसए है तो यूएसए के अंडर में जो जिसको जिसको डोमिनेट ये आराम से कर पा रहा है, जैसे कि कनाडा को धमका दे रहा है एनी टाइम। कनाडा के बाद उधर पता चला ईरान को धमका दिया, ईरान में गोला फोड़ के आ गया। उधर पता चला हमारे पास कौन सी कंट्री है, इराक हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया,
तो ये सब इन सारी कंट्रीज़ को सबको क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये जो भी कहेगा तो ये बोलेंगे हाँ हाँ यस यस आप बताइए क्या करना है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो भाई इनका दबदबा नहीं मानती हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद सुपर पावर बनना चाहती हैं। कौन कौन सा? जैसे कि रसिया। रसिया भैया यूएसए से बड़ा नहीं है लेकिन यूएसए के बराबरी करता है। चाइना भी सुपर पावर बनना चाहता है। चाइना यूएसए से कम नहीं है, टक्कर देता है, और लेकिन यूएसए से बड़ा नहीं है लेकिन इसकी बराबरी करता है। तो चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं, दोनों सुपर पावर बनना चाहती हैं और दोनों इक्वलिटी करती हैं यूएसए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हम कह सकते हैं कि सारी कंट्रीज़ तो भाई डोमिनेट हो रही थी इजीली, बट इन दो कंट्रीज़ पे डोमिनेट करना मुश्किल हो रहा है, यानी कि ये इन दोनों के बराबरी कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? बराबरी करना चाह रही हैं। तब इस केस में ये जो दोनों हैं, हालांकि डोमिनेटेड ये भी हैं यूएसए से, लेकिन ये वीकली हैं। कैसी हैं? वीकली डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। और ये सारी की सारी कैसी हैं? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड हैं। कैसी हैं? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, ठीक है। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा वीकली और स्ट्रिक्टली का कंसेप्ट। तो ऐसे ही स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे ये तो कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बता दिया, ऐसे ही स्ट्रेटजी होती हैं, ठीक। तो ये वीकली और स्ट्रांगली डोमिनेटेड कंट्रीज का कंसेप्ट था, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नैश इक्विलिब्रियम का। किसका आता है? नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है और यही हमारे पास चैप्टर का नाम भी है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है? आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिए, जो भी बुक में लिखा है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके पास अगर एक स्ट्रेटजी मिल रही है, ठीक है, जैसे प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर ने एक स्ट्रेटजी को फिक्स किया कि हम ये वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई गेम चल रहा है, गेम के अंदर एक स्ट्रेटजी उन्होंने चूज कर ली। अब वो स्ट्रेटजी जो है, अगर आप दूसरे जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जितने दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी भी उन लोगों ने डिसाइड कर ली, क्या क्या स्ट्रेटजी, फिर आपने भी एक स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लिया। और अगर आप उस स्ट्रेटजी को, सपोज दैट आपने एक ith स्ट्रेटजी को फिक्स कर लिया, आप हैं A, बाकी इधर बहुत सारे हैं B, C, D, E, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर के पास अलग अलग स्ट्रेटजी है। ये कोई स्ट्रेटजी लिए बैठा है, ठीक है, Kth स्ट्रेटजी लिए बैठा है, ये कोई हमारे पास Jth स्ट्रेटजी है, इसके D के पास हमारे पास Mth स्ट्रेटजी है, E के पास Nth स्ट्रेटजी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक गेम चल रहा है। अब आपने क्या किया? ith स्ट्रेटजी को लिया, बाकी सब ने अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी ले ली, ठीक है। अगर आप इस ith स्ट्रेटजी को डेविएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डेविएट नहीं कर पा रहे हैं, डेविएट नहीं कर पाने का मतलब है आपके लिए यही बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आपके लिए यही बेस्ट स्ट्रेटजी है, इफ़ इट इज़ बेस्ट, अगर ये बेस्ट है और आप इसको डेविएट नहीं कर पा रहे हैं, नॉट डेविएट, आप इस स्ट्रेटजी को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपके लिए यही बेस्ट है। जब आपने सबकी देखी तो आपने जो ith वाली लॉक की थी, इसको आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, यही आपके लिए बेस्ट अगर आ रही है, तब इस केस में इस गेम को बोला जाएगा नैश इक्विलिब्रियम। ये जो स्ट्रेटजी है ये कैसी हो जाएगी? नैश इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या भाई आप डिवाइड कर पा रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ भाई, आई के अलावा एक और हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी दिख रही है जिसका नाम है LH, तो आप आई की जगह LH भी चूज कर सकते हैं। भाई इन सब की स्ट्रेटजी को देखने के बाद आपने बोला हम आई के बाद LH स्ट्रेटजी पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि LH जो है बेटर है। LH क्या है हमारे पास? बेटर देन ith। तो LH वाली स्ट्रेटजी, अगर ith वाली स्ट्रेटजी जो आपने पहले ली थी, अगर आप उससे डेविएट हो जाते हैं और आप LH वाली स्ट्रेटजी पे पहुंच जाते हैं जो कि बेटर स्ट्रेटजी है, तब इस केस में इसको बोला जाएगा नॉट इन इक्विलिब्रियम,
तो ये स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, नॉट इन नेस इक्विलिब्रियम, तब ये नेस इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेस इक्विलिब्रियम है या फिर नेस इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अगर आप डेविएट नहीं हो रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी से तो नेस इक्विलिब्रियम में है, अगर आप डेविएट हो पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है नेस इक्विलिब्रियम का। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म देखेंगे जो कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर आपके पास 2 प्लेयर्स होंगे, हर प्लेयर के पास अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, उनकी एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनती है और उसी पे ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में 6 टाइप के गेम्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर कुछ और आपको एक आइडिया दे दें। एक होता है कांस्टेंट सम गेम, एक होता है वेरिएबल सम गेम। कल बताया था जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम, तो बिल्कुल वही है। जीरो सम गेम को कांस्टेंट सम बोल सकते हैं और जो नॉन जीरो सम गेम है उसको हम यहाँ पर वेरिएबल सम गेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट सम गेम्स, एक तो कांस्टेंट सम गेम होता है और दूसरा होता है वेरिएबल सम गेम। वेरिएबल सम गेम्स, तो कांस्टेंट सम गेम्स को आप जीरो सम गेम भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो जीरो सम गेम होते हैं वो कांस्टेंट सम गेम होते हैं, जीरो सम। और जो वेरिएबल सम गेम होते हैं उनको नॉन जीरो सम बोलते हैं, नॉन जीरो सम। तो कांस्टेंट सम गेम कैसे गेम होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें आपके पास जो पे ऑफ्स हैं प्लेयर्स के, वो पे ऑफ्स जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, इक्वल होंगे और कांस्टेंट होंगे। इक्वल एंड कांस्टेंट का मतलब है सपोज दैट ए प्लेयर के पास टोटल जो पे ऑफ है, अगर हमारे पास प्लस का 20 आ रहा है तो बी के पास भी सेम 20 ही आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, और जब इनको आप जोड़ते हैं तो ये जीरो बन जाता है, इसलिए इनको जीरो सम गेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर प्लेयर के जो पे ऑफ्स होंगे, टोटल पे ऑफ्स, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और कांस्टेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वेरिएबल सम गेम में, वेरिएबल सम गेम में सपोज दैट ए के पास अगर +20 है तो बी के पास भी पॉसिबल है कि भाई +20 ही पेमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हर प्लेयर के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हो, मतलब कहने का मतलब है हर प्लेयर के पास ज़रूरी नहीं कि एक के पास गेन हो रहा है तो दूसरे के पास लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर एक साथ दोनों प्लेयर्स को गेन भी हो सकता है, एक साथ दोनों प्लेयर को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक को गेन हो और दूसरे को लॉस भी हो, लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं। जैसे कि इसको +20 का गेन हुआ है लेकिन इसको -20 की बजाय -10 का गेन हुआ, तो यहाँ पर कांस्टेंट सम तो हुआ नहीं। देखो वेरिएबल सम हो गया, इसका -10 आ रहा है, इसका +20 आ रहा है, तो जब ये क्वांटिटी बदल जाती है, ठीक है, अगर साइन को इग्नोर कर दे तो 10 और 20 जो कि वेरिएबल सम है, तो सम यहाँ पर अगर कांस्टेंट फिक्स नहीं आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल सम गेम। ठीक है, तो वेरिएबल सम गेम और नॉन वेरिएबल यानी कि जिसको कांस्टेंट सम गेम बोलते हैं, ये 2 टाइप के गेम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फाइनली आज हम पहुँच रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ गेम, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ गेम क्या है, सपोज दैट आपके पास एक प्लेयर ए है, ठीक है, और एक यहाँ पर प्लेयर बी है। ठीक, तो 2 प्लेयर गेम है हमारे पास। यहाँ पर गेम कैसा है, 2 प्लेयर गेम, 2 प्लेयर गेम, तो 2 प्लेयर गेम है, 2 प्लेयर गेम है। यहाँ पर 2 प्लेयर्स होंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी। ठीक है, अब हर प्लेयर के पास अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। जैसे कि प्लेयर ए के पास हमारे पास स्ट्रैटेजी कैसी है, A1 स्ट्रैटेजी उसने चूज की, ठीक है, A1, और सेकंड वाले प्लेयर ने भी फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज की, तो इसको बोलेंगे A11। अब फर्स्ट प्लेयर ने
A1 चूज की, बट सेकंड वाले ने सेकंड स्ट्रेटजी चूज की, ठीक है, तो इसको बोलेंगे A12। फर्स्ट वाले ने तो फर्स्ट ही चूज की, लेकिन इस बार प्लेयर बी ने थर्ड स्ट्रेटजी। ऐसे ही यानी कि ये जो सेकंड वाले जो आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है, इंडेक्स में, तो ये स्ट्रेटजी किसकी डिनोट करते हैं, बी की, ये वाले बी की डिनोट करेंगे, और जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ये ए वाले यानी कि प्लेयर ए की स्ट्रेटजी को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे A11 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेयर ने फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज़ की और सेकंड प्लेयर ने फर्स्ट स्ट्रेटजी। A13 का मतलब है फर्स्ट प्लेयर ने फर्स्ट स्ट्रेटजी और सेकंड प्लेयर ने थर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं वैसे बिल्कुल सेम है, A13, A14, A15, ऐसे ही टोटल हमारे पास प्लेयर बी के लिए n स्ट्रेटजीज हैं। कितनी स्ट्रेटजीज हैं, प्लेयर बी के लिए n स्ट्रेटजीज हैं फॉर प्लेयर बी। अब भाई प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई, अब सेकंड स्ट्रेटजी, तो A21, A22, A23, A24, A25, A2n, ठीक है। फिर A31, A32, A33, A34, A35 डॉट A3n। ऐसे ही आप चलते आइए, तो सपोज दैट प्लेयर बी के पास n है टोटल स्ट्रेटजी और प्लेयर ए के पास हमने मान लिया m स्ट्रेटजी है, तो AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AMn, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे पे ऑफ्स हैं, ये AIJ क्या है, पे ऑफ्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, इसी मैट्रिक्स को पे ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा, जो कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर होगी पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई इस तरीके से पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई जाती है, वेयर जहाँ पर ये AIJ क्या डिनोट करते हैं, वेयर AIJ क्या है, पे ऑफ है, ठीक है। ये हमारे पास पे ऑफ है ऑफ प्लेयर ए। AIJ क्या है, हमारे पास प्लेयर ए का पे ऑफ है। ये सारे के सारे ए के पे ऑफ लिखे हैं व्हेन, कब, व्हेन प्लेयर ए चूजेस ith स्ट्रेटजी। जब प्लेयर ए ने ith स्ट्रेटजी चूज की, ith स्ट्रेटजी, एंड जो सेकंड प्लेयर है प्लेयर बी चूजेस jth स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जब प्लेयर ए ने ith स्ट्रेटजी को चूज किया, प्लेयर बी ने jth स्ट्रेटजी को चूज किया, तब यहाँ पर जो AIJ है ये प्लेयर ए का पे ऑफ बोला जाएगा, यानी कि प्लेयर ए का पेमेंट बोला जाएगा। जैसे कि A34 की बात करें तो A34 क्या है, प्लेयर ए का पेमेंट है, यानी कि पे ऑफ है। और कब ये पे ऑफ ले रहे हैं, जब प्लेयर ए ने थर्ड स्ट्रेटजी को चूज किया और प्लेयर बी ने फोर्थ स्ट्रेटजी को चूज किया। तो ये सारे के सारे जो पे ऑफ्स हैं ये प्लेयर ए के लिए पे ऑफ हैं। फिर आप बोलेंगे अगर प्लेयर ए के लिए ये पे ऑफ हैं तो प्लेयर बी के लिए पे ऑफ क्या होंगे, तो प्लेयर बी के लिए भाई कुछ नहीं होता है, बस प्लेयर बी के लिए ये सारे के सारे माइनस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, निगेटिव में। तो प्लेयर बी के लिए बात करेंगे तो ये माइनस का A34 ये प्लेयर बी का पे ऑफ होगा, लेकिन आप बिना साइन के जो भी पे ऑफ लिखें ये सारे के सारे प्लेयर ए के पे ऑफ होंगे। जब इनमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वही पे ऑफ किसका हो जाएगा, प्लेयर बी का हो जाएगा, ठीक है। तो AIJ इज अ पे ऑफ ऑफ प्लेयर ए व्हेन प्लेयर ए चूजेस ith स्ट्रेटजी एंड प्लेयर बी चूजेस jth स्ट्रेटजी। तो ये होती है प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, प्लेयर एज पे ऑफ मैट्रिक्स। और अगर आप लोग अगर प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इन सब में माइनस साइन लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, प्लेयर बी की
पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये प्लेयर ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स हो गए। प्लेयर ए के पास यहाँ पर टोटल m कोस ऑफ एक्शंस हैं और प्लेयर बी के लिए यहाँ पर हमारे पास टोटल n कोस ऑफ एक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पे ऑफ मैट्रिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। तो आप लोग जल्दी से इसको बना लीजिए। मैं यहाँ पर साइड में हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या है, सपोज दैट आपके पास जितनी रोज हैं, ये रोज किसको डिनोट करती हैं, रोज हमारे पास डिनोट करती हैं, डिनोट्स स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर वन, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर वन। और जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स हैं ये किसको डिनोट करते हैं, कॉलम्स डिनोट करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी को डिनोट करते हैं। और ये जो सेल एंट्री हैं, सेल एंट्री पे ऑफ को डिनोट करती हैं, पे ऑफ AIJ ऑफ प्लेयर वन। प्लेयर ए के जो पे ऑफ हैं उनको डिनोट करती हैं कब, जब फर्स्ट प्लेयर ith स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और प्लेयर बी jth स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो तीन चीज़ें होती हैं, रो होता है, कॉलम होता है और सेल एंट्री होता है। सेल एंट्री का होता है इंटरसेक्शन होता है हर प्लेयर की स्ट्रेटेजी का, ठीक है। प्लेयर ए की सपोज दैट थर्ड स्ट्रेटेजी और प्लेयर बी की फोर्थ स्ट्रेटेजी का इंटरसेक्शन क्या है, A34 आया तो A34 क्या हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा प्लेयर ए का, ठीक। तो इस तरीके से ये पे ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।